Hello students, welcome in my chemistry class. In previous class we talk about colligative property of the solution, in which we talk about lowering in vapor pressure and elevation in boiling point. Today we talk about another colligative property, that is depression in freezing point. Okay, now let's start. First of all, when we start this topic, depression in freezing point, हमें इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो डिप्रेशन का मतलब एक तरीके से यहाँ पे डिक्रीज से, किससे है? डिक्रीज से। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, यानी फ्रीज होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो हम उस टेम्परेचर को कहेंगे कि वो उसका क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक, हमें इससे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं करनी है। ठीक है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, कोई सॉलिड किसी एक पर्टिकुलर कोई लिक्विड किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई कैसे होता है, सॉलिड में कन्वर्ट क्यों होता है, क्यों वो उसी टेम्परेचर पे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे सपोज आपने कोई लिक्विड लिया, ठीक, जो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो हम कहेंगे कि वो आपका क्या होगा? फ्रीजिंग होगा, फ्रीज होगा। ठीक है, तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो एक्चुअली देखा जाता है कि जो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा उसके लिए जो हम टेम्परेचर यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेपर प्रेशर का टर्म यूज करना है। वेपर प्रेशर के बिना हम उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो देखिए कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे या बताएंगे कैसे। हम कहते हैं कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के, मतलब उसी लिक्विड का जो सॉलिड बन रहा है उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और इन इक्विलिब्रियम कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ रही है बात? मेरे कहने का एक सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी लिक्विड कंटेंट सॉलिडिफाई होगा तो हम उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर जो डिसाइड करेंगे, तब डिसाइड करेंगे जब लिक्विड और सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि वही टेम्परेचर उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। क्लियर है इतनी बात? अब हम क्या करते हैं कि इस फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, जैसे यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट आप बोलोगे, जैसे वाटर है, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 273 केल्विन है। यानी कहने का मतलब है कि जब वाटर का वेपर प्रेशर उसके लिक्विड और सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, बराबर कब होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम कहेंगे कि वो अब सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया या सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि फ्रीजिंग पॉइंट का एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? अब हम यहाँ पे इस चीज को, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए जो कोल्ड एरियाज होते हैं, जैसे यूरोप है आपका, कनाडा है आपका, वहां पे बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, तो एक्चुअली वहां पे होता क्या है कि जो व्हीकल्स होते हैं या जो कार होती है, ठीक है, उनके अंदर एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं रेडिएटर। ठीक है, तो ये रेडिएटर क्या होता है, उसके अंदर वाटर फिल किया जाता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये एक आपका रेडिएटर है, ठीक, उस रेडिएटर के अंदर वाटर फिल किया जाता है। ठीक है, 4 व्हीलर जो भी होता है, इधर भी होता है, उसमें भी वाटर फिल किया जाता है, बट कोल्ड कंट्रीज में इसकी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक, तो हम एक्चुअली देखते क्या है यहाँ पे कि जब टेम्परेचर, सपोज इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उस 0 डिग्री सेल्सियस पे ये तो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो अगर हम इसको रेडिएटर के अंदर यूज करेंगे तो जब ये इसके अंदर फ्रीज होगा तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि जो वहां पे उसका प्रॉपरली वर्क है उस कंटेनर के अंदर वो नहीं हो पाता है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है, कोई एक ऐसा सब्सटेंस मिक्स कर दिया जाए जिस सब्सटेंस के मिक्स करने से जो ये फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाए। सपोज मान लीजिए ये 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए, कोई भी हम एक ऐसा सब्सटेंस मिक्स करें जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो, तो हम कहेंगे कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जो अब सॉल्यूशन बना है या अब जो जिसमें हम किसी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं उसके मिक्स होने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब वो -10 डिग्री सेल्सियस पे उसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस पे वो किसमें कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली यही चीज हमें समझनी है। तो हम इसमें जो सब्सटेंस मिक्स करते हैं उसको हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल इज द सब्सटेंस विच आर मिक्स्ड इन वाटर टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि इसका कर देता है ये ऑलमोस्ट -36 डिग्री सेल्सियस। सपोज देख लीजिए कि कितना डिक्रीज हो जाता है, सिर्फ वाटर होगा इसके अंदर तो वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए कूलेंट मिक्स कर देंगे तो हम कहेंगे कि वो -36 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तब जाके फ्रीज होना स्टार्ट होगा। समझ आ गई बात। तो ये एक्चुअली मीनिंग था कि उसका पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन एक कंपोनेंट मिक्स करने की वजह से अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाता है, -36 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम और समझेंगे। पहले ये एक एग्जांपल मैंने इसलिए बताया जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए कि हम एक्चुअली पढ़ने वाले क्या है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा है जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता क्यों है ये समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया, डिक्रीज कैसे हो जाता है ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ठीक है। हमने कोई भी लिक्विड लिया जिसको सॉलिड में कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो अभी हमने इसके अंदर कुछ चीज मिक्स नहीं करी है। सपोज ये आपका एक वाटर कंटेनर है, ठीक है। तो जो वाटर कंटेनर है, सपोज मान लीजिए कोई भी कंटेनर है जिसके अंदर वाटर फिल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वाटर हमने रख दिया, ठीक। तो जो वाटर है इसका एक अपना वेपर प्रेशर होगा, इस लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर है, ठीक। और हमें पता है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, इसका वेपर प्रेशर दोनों का इक्वल हो जाता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका लिक्विड वाटर है उसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाते हैं और वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमसे कहा जाता है कि जो आपका ये कंटेनर है इसमें एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दीजिए। क्या मिक्स कर दीजिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दीजिए। हमने वाटर लिया था वो कैसा था, वोलाटाइल था, ये वोलाटाइल है। हमने इसमें नॉन वोलाटाइल मिक्स कर दिया। नॉन वोलाटाइल मिक्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ सरफेसेस ऑक्युपाई करेंगे जिसकी वजह से यहाँ जो वेपर बन रहा था वो वेपर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब वेपर डिक्रीज होगा तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो लिक्विड जो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता था अब उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो वो और कम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका वेपर प्रेशर जो होगा कम टेम्परेचर पे ही जो मिक्स किया तो सॉल्यूशन बन गया। अब जो लिक्विड था उसमें जब हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इस लिक्विड में मिक्स कर दी, ये सॉल्वेंट पहले था, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन बन गया, क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्या मिक्स कर दिया गया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और जब हम उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे
तो उस सॉल्यूशन का जो सॉलिड बनेगा वो कम टेम्परेचर पे बनेगा। ये बात आप समझ सकते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो जब वेपर प्रेशर लिक्विड का हो गया, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने से वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब डिक्रीज होगा तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, उसी टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा फ्रीज होने का वो कम हो जाएगा, और जब कम होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेसिकली दैट कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज एज वेल एज सॉलिड फेज। जब दोनों का ऐसा टेम्परेचर, जब दोनों के वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड के इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आते हैं तो वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिक्स करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो वो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा फ्रीज होने का, यानी कम टेम्परेचर पे ही वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी टेम्परेचर पे तो वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा सॉलिड के साथ, तो कम टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम जरा इस चीज को ग्राफ के अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल चीज मैंने आपको समझाई है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और इनका मतलब क्या होता है। एक एप्लीकेशन भी मैंने आपको समझाया जिससे ये समझ आया होगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है, और क्यों होता है ये भी समझाया मैंने। देखिए आपको लिखी लिखाई बातें जो होंगी वो बुक्स के अंदर मिलेंगी, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो समझना है वो मेरी बात को जब तक आप नहीं सुनेंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरी बात को ज्यादा सीरियसली आप सुनेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इस ग्राफ को समझते हैं जिसमें दो स्लोप मैंने बना रखे, एक ये आपका स्लोप है और एक ये स्लोप है, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का ग्राफ है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों स्लोप में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और मतलब ज्यादा किस कंपोनेंट का होगा, तो यहाँ पे सॉल्यूट को तो काउंट नहीं करना बिकॉज वो नॉन वोलेटाइल है, हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को कंसीडर करना है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, तो जो फर्स्ट स्लोप होगा वो सॉल्वेंट का हो जाएगा, और जो ये होगा ये किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब हम क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं कि जब हमने सॉल्वेंट का ये टेम्परेचर लिया यहां पे सपोज, ठीक है, तो हम जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे जब भी तो फ्रीज होगा। तो हम देखते हैं कि ये पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे ये लिक्विड और ये सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, ठीक है। किसके, वेपर प्रेशर के। वेपर प्रेशर का जो सॉलिड का और लिक्विड का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पे हम उस सॉल्वेंट का उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। TF नॉट इंडिकेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? एंड देन व्हेन सॉल्यूशन, जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्वियसली सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज है। और देख भी सकते हैं आप यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या है, कम है। और फिर सॉल्यूशन यहाँ लिक्विड फॉर्म में है, टेम्परेचर डिक्रीज होते होते जब वो इस पॉइंट पे आता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो हम कहेंगे कि दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस TF is lower than the TF naught. Is it clear? अब हम बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं करने वाले, इसी चीज को मैथमेटिकली देखेंगे कि क्या होता है, क्या रिलेशन है इनमें। इसको हम लिख सकते हैं डेल TF, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल TF इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF। जो चेंज इन टेम्परेचर होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का होगा उसमें से हम सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के बनने में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इज इट क्लियर? न्यूमेरिकल्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इन टर्म्स को समझना। जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आप न्यूमेरिकल को पढ़ने में नहीं लगाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को पहले ध्यान से समझते जाइए कि क्या टर्म मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम जैसे इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किए थे वैसे ही कर सकते हैं। TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, TF इक्वल्स टू KF
into molality, where Kf equals to molar depression constant. Molar depression constant क्या है ये? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या हम इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, हम इस टर्म को क्रायोस्कोपी भी नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस आप ध्यान रखिए कि केएफ को हम क्या कहते हैं? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में इजिली आ गई होगी, ठीक है। अब इसी में हम क्या करते हैं, अगर हम वन मोलर सॉल्यूशन लेंगे, इफ वन मोलर सॉल्यूशन देयर, तो आप जो लिखेंगे यहाँ पे डेल टीएफ किसके इक्विवेलेंट होगा? केएफ के। तो आप केएफ को अगर डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है तो आप बोल सकते हैं कि जब हम मोलालिटी 1 रखेंगे तो जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है इतनी बात? यूनिट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट हो जाता है आपका केएफ का किलोग्राम केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। फॉर्मूले में भी रख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट हो गया ये आपका, ठीक है, यूनिट केएफ का। क्लियर है इतनी बात? अब जरा हम आ जाते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसी को सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। डेल टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू मोलालिटी, ठीक। अब हमसे बोला गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, कि मॉलिक्यूलर मास कैसे डिसाइड करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब बस बहुत सिंपल सी बात यहां पे ध्यान रखनी है, एक्चुअली आपको बस मोलालिटी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो मोलालिटी का फॉर्मूला गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, अगर किलोग्राम में है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो मोलालिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया WB इंटू 1000 डिवाइडेड ओवर WA इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और बस इसी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। डेल टी इक्वल्स टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड ओवर given mass of solvent into molecular mass of solute. So this is the relation between molecular mass of solute and डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? तो अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, हाउ इट इज रिलेटेड विद द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो आप इस चीज को एक्सप्रेस करके दिखाएंगे। ये वाली इक्वेशन जरूर आप वहां पे लिखेंगे कि फ्रॉम दैट इक्वेशन यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? तो इतनी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद जब ये आप कर लेंगे, इसके बाद हमें एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि KF की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसकी वैल्यू? KF की, ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू। तो जैसे हमने वहां पे फाइंड आउट करा था इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में KB की वैल्यू, वैसे KF की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू गैस कांस्टेंट इंटू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर डिवाइडेड ओवर 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये गिवन फॉर्मूला है, आपको इसको डायरेक्टली यूज तो कहीं करना नहीं पड़ेगा 12th क्लास में। इवन कंपटीशन में जब आप जाएंगे तो कहीं पे इसका यूज मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली आपका 12th का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें कहीं पे भी इसका आपको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द KF, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर 2 कैलोरी, जब जिस भी यूनिट में इसको फाइंड आउट करना है। दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड इफ मास इज
इन ग्राम, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तभी 1000 का यूज करेंगे, अगर किलोग्राम में है तो नहीं यूज करेंगे। एंड दिस इज द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी यूज करते, बट बेसिकली यू यूज हियर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, केएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद ये तो हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूला आपका, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो मिक्सचर होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल का और वाटर का, वो एक तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एग्जांपल होता है। ठीक है, कुछ एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। डी आइसिंग एजेंट, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं पूछा जाएगा, बट ये जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको जानना है। तो जनरली डी आइसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि जो आपके ऐसी कंट्रीज है जहां पे बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल होता है, तो उस हैवी स्नोफॉल की वजह से जो वहां के रोड होते हैं, रोड हो गए आपके, रेल ट्रैक हो गया आपका, ठीक है, जिसपे रेलगाड़ी चलती है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो सारा जो भी पैसेज, जो भी सिस्टम होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो उस ब्लॉकेज से बचने के लिए उस आइस के अंदर कुछ सब्सटेंसेस मिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, क्या मिक्स कर दिया जाता है? कुछ सब्सटेंसेस मिक्स कर दिए जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक्चुअली करते क्या है कि जो आपका आइस का फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को और डिक्रीज करके सोडियम क्लोराइड जब हम आइस में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट -21 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। ठीक है, और जब आइस में हम कैल्शियम क्लोराइड मिक्स करते तो -55 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है कि अगर हम आइस के अंदर सोडियम क्लोराइड एज ए स्प्रे या किसी भी तरीके से हम मिक्स करेंगे तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब वो -21 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तब तक वो मेल्ट होके वहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे ब्लॉकेज ऑफ रोड, ब्लॉकेज ऑफ रेल जो ट्रैक है वो ब्लॉकेज नहीं होगा, और जो आपका सिस्टम है वो प्रॉपर चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होने का, क्योंकि देखिए इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस भी आपको ध्यान रखना है और फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है।